हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपके इस फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। लेकर आई हूँ सॉफ्ट स्किल का यूनिट 3 का वन शॉट 2025 के लिए। आ जाइए देख लेते हैं यह यूनिट का सिलेबस क्या है। रीडिंग स्टाइल का मतलब रीडिंग के टाइप्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना इसके पेपर बनता ही नहीं है। तो 2025 के लिए जो वीक बच्चे हैं वो भी तैयार करके रखेंगे। इफेक्टिव राइटिंग टूल्स एंड मेथड्स इस बार के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें ऑफिशियल बिजनेस लेटर्स की, नोटिस की, एजेंडा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजेंडा और मिनट्स ऑफ मीटिंग में डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आ सकता है। अगर आपको इस यूनिट के नोट्स चाहिए तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आपको यूनिट के नोट्स मिल जाएंगे। तो 2025 के लिए मैं बता दूं कि एक तो पैराग्राफ डेवलपमेंट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट के जो मेथड्स हैं ये सारे इंडक्टिव डिडक्टिव, और एक रीडिंग स्टाइल वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। रीडिंग होता क्या है? 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रीडिंग को डिफाइन करने से पहले छोटी छोटी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाएगा। एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है, रीडिंग इज़ फ्रीडम। ठीक है, रीडिंग एक स्वतंत्रता है, तो ये आप लिख दीजिएगा। एक और भी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो मैं बताना चाहूँगी, रीडिंग इज़ ड्रीमिंग विद ओपन आइज़। ड्रीमिंग विद ओपन आइज़, खुली आंखों से सपने देखना जैसा है, ड्रीमिंग विद ओपन आइज़। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करना चाहें कोई भी क्वेश्चन रीडिंग से कंसर्न तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लिटरेरी मीनिंग पर देख लेते हैं, एक बार नज़र डाल लेते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग लेटर्स एंड अदर सिंबल्स। इसमें हमें क्या करना होता है? इसमें हमें ट्रांसलेट करना होता है लेटर्स को या सिम्बल्स को। अब सिम्बल्स में क्या आते हैं? ये वाला भी सिम्बल है, ये भी सिम्बल है, फुल स्टॉप भी सिम्बल है। तो हमें सिम्बल्स को, या फिर हम कोई ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक का निशान है वो भी एक सिग्नल है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर जलती हुई जो लाइट है वो भी एक सिग्नल है, सिंबल है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है? लेटर्स को और सिंबल्स को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में ट्रांसलेट करना होता है। किसके लिए? अंडरस्टैंडिंग के पर्पज़ से, समझ विकसित करने के पर्पज़ से, और यूजिंग इट इन आवर डेली लाइफ फॉर वेरियस पर्पसेस। बाकी काफ़ी सारे पर्पसेस को के लिए जो हमें अपनी डेली लाइफ में करने पड़ते हैं। तो फिर से देख लीजिए, रीडिंग क्या है? लेटर्स और सिंबल्स को ट्रांसलेट करने की प्रोसेस है। लेटर्स और सिंबल्स को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में ट्रांसलेट करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीडिंग आपकी नॉलेज को एनहांस करता है, नॉलेज को वाइडन करता है, विकसित करता है, डेवलप करता है। रीडिंग हमें किसी भी सब्जेक्ट में एक गहरी परख देता है, डीप इंसाइट देता है। गहरी परख, इंसाइट का मतलब गहरी परख। पर्सपेक्टिव भी लिख सकते हैं, है ना? पर्सपेक्टिव को हमारा डीपन करता है। रीडिंग स्किल मेक्स अस एनालिटिकल। देखिए, रीडिंग करने से आपको एनालिटिकल आप बन जाते हैं, लॉजिकल आप बन जाते हैं, तर्कपूर्ण बन जाते हैं, रेशनल बन जाते हैं। तो रीडिंग कहीं ना कहीं हमारी एनालिटिकल, लॉजिकल और रेशनल पावर्स को भी डेवलप करता है। रीडिंग जो है वो हेल्प करता है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, है ना? रीडिंग हमारे विज़न को ब्रॉडन करता है, हमारी थिंकिंग स्किल को ब्रॉडन करता है, चौड़ा करता है, और हमारी क्रिटिकल स्किल्स को भी कहीं ना कहीं ब्रॉडन करता है, विकसित करता है। रीडिंग हमें मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, हमारा मॉरल बूस्ट करता है ना? बूस्ट अप आवर मॉरल। जैसे बायोग्राफीज़ पढ़कर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट और इंस्पायर हो जाते हैं। तो कभी कभी रीडिंग जो है हमें प्लेजर के लिए भी करनी होती है, आनंद के लिए भी करनी होती है, यानी एंटरटेनमेंट भी करता है, एंटरटेन भी करता है रीडिंग हमें, है ना? जैसे स्टोरी बुक्स। रीडिंग को हम अपनी हॉबी के रूप में भी डेवलप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीडिंग हेल्प अस टू एनरिच आवर वोकेबुलरी। देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, रीडिंग हेल्प अस टू एनरिच आवर वोकेबुलरी, डिस्कस करिए, तो आपको सारे पर्पस ही डिस्कस करने होंगे इसमें। रीडिंग हमारी वोकेबुलरी को एनरिच करता है, और जब हमारी वोकेबुलरी एनरिच हो जाती है, हमारा शब्द ज्ञान एनरिच हो जाता है, रिच का मतलब समृद्ध हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो इससे हमारे कम्युनिकेशन स्किल पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। उससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल डायरेक्टली इम्प्रूव होती हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ रीडिंग स्टाइल, जो मैंने कहा था कि 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप्स ऑफ इम्प्रूविंग रीडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा। तो पहला है चर्निंग। अब देखिए, ये अलग अलग भी आ सकते हैं और क्वेश्चन के रूप में भी आ सकते हैं, यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में भी आ सकते हैं और अलग अलग ये टाइप्स में भी आ सकते हैं। चर्निंग क्या है? ये एक स्पेसिफिक रीडिंग टेक्निक है जिसमें 2 प्रोसेस होती हैं, इंटरप्रिटेशन और इन्फेरेंस। इस तरह से चार्ट बना लीजिएगा। अब इंटरप्रिटेशन में हमें क्या करना होता है? समरी करनी होती है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की,
है ना। और इन्फेरेंस में हमें क्या करना होता है, लाइंस के बीच में जो रीड बिटवीन द लाइंस, यानी कि जो छिपा हुआ अर्थ है, जो डायरेक्टली नहीं लिखा गया है, उस छिपे हुए अर्थ को निकालना होता है ना। अंडरस्टैंडिंग दोज फैक्ट्स, वो सारे तथ्य समझने होते हैं, दैट आर हिडन, जो छिपे हुए हैं या जो ओपनली स्टेट नहीं किए गए हैं। स्टेट का मतलब कहे नहीं गए हैं, स्टेट की जगह सेड भी लगा सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लो, इंटरप्रिटेशन में हमें सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की समरी तैयार करनी होती है, और इन्फेरेंस में हमें छिपा हुआ अर्थ निकालना होता है, यानी उन फैक्ट्स को समझना होता है जो डायरेक्टली कहे नहीं गए हैं। एग्जाम्पल के लिए वोकेबुलरी लर्न करना, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स लर्न करना, है ना, पोर्टमेंटो वर्ड्स लर्न करना, इसमें हम जो है चर्निंग का ही यूज़ करते हैं। असाइमिलेशन, असाइमिलेशन का मतलब है आत्मसात करना। आत्मसात करने का मतलब है, देखिए असाइमिलेशन के द्वारा अगर आपने पढ़ा है तो इट विल गो इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा, ठीक है। तो असाइमिलेशन में जब आप एक मेंटल मैप बनाते हैं एंटायर प्रोसेस का, जो भी चीज़ वट एवर यू हैव रेड, वट एवर इज़ बीइंग डिलीवर्ड टू यू, जो भी चीज़ आपको डिलीवर की जा रही है, जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, जब आप उसका एक मेंटल मैप बनाते हैं या आप उसको विजुअलाइज करते हैं, है ना, क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो ये चीज़, ये जो प्रोसेस है, ये असाइमिलेशन की प्रोसेस होती है। और असाइमिलेशन की प्रोसेस द्वारा याद की हुई चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती हैं। When we say that we have understood a concept, formula, theme, जब हम कहते हैं कि हमने एक कॉन्सेप्ट, एक फार्मूला, एक थीम समझ लिया है एक चैप्टर को पढ़ने के बाद, तो हमने वास्तव में असाइमिलेशन कर लिया होता है ना। आपने देखा होगा जब जो भी कॉन्सेप्ट है आपको कई साल तक याद रहती है, फार्मूला है, टेबल है ना, ये आपको कई साल तक याद रहती है। तो बहरहाल असाइमिलेशन में 2 वर्ड याद रखने हैं, मेंटल मैप बनाना होता है, विजुअलाइज करना होता है जो भी हमने पढ़ा है उसका। और एग्जाम्पल में यही लिखेंगे कि कॉन्सेप्ट, फार्मूला, थीम। स्कैनिंग, एक लाइन ये भी डाल सकते हैं कि टू असाइमिलेशन की पद्धति से जो पढ़ा है हमने, दैट विल गो इनटू आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी। स्कैनिंग, स्कैनिंग इज़ फॉर द एक्ट ऑफ सर्चिंग स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन इन ए टेक्स्ट फॉर्मेट। स्कैनिंग और स्किमिंग दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। तो स्कैनिंग में हमें क्या करना होता है, जो टेक्स्ट फॉर्मेट में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है उसमें से हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को सर्च करना होता है जो हमारे काम की होती है। स्कैनिंग में हमें क्या करना है, फिर रिजेक्ट और इग्नोर करना है इररेलेवेंट चीज़ों को, अननेसेसरी चीज़ों को, अनयूज़फुल चीज़ों को, जो हमारे काम की नहीं है। तो जो हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं उन्हें रिजेक्ट और इग्नोर करते हुए हमें एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो रिक्वायर्ड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उसे सर्च करना होता है या लोकेट करना होता है, खोजना होता है। एग्जाम्पल के लिए डिक्शनरी से एक पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना जिसकी हमें ज़रूरत है, एक पर्टिकुलर फ़ोन नंबर निकालना टेलीफोन डायरेक्टरी से, किसी का एड्रेस लोकेट करना, किसी स्पेसिफिक या फिर किसी स्पेसिफिक एडवर्टीज़मेंट को लोकेट करना येलो पेजेस से। येलो पेजेस वो एडवर्टीज़मेंट वाली बुक होती है। अब स्किमिंग क्या है, स्किमिंग को हम गेस्ट के रूप में लेते हैं, यानी सारांश निकालने की ये एक पद्धति है। इसका मतलब ये है गोइंग थ्रू द टेक्स्ट टू ग्रास्प द मेन आइडिया। मेन आइडिया निकालने के लिए पूरी टेक्स्ट को एक बार एक सरसरी नज़र डालकर पढ़ लेना। एक सरसरी नज़र डालकर, गोइंग थ्रू का मतलब है एक नज़र डालकर पढ़ लेना। हियर द रीडर डज नॉट प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द टेक्स्ट। इसमें रीडर हर वर्ड को अलग अलग प्रोनाउंस नहीं करता, बल्कि अपना अटेंशन फोकस करता है मेन थीम पर या कोर ऑफ द टेक्स्ट पर। दिस इज एक्चुअली ए टाइप इन विच वी ट्राई टू गेट एन आइडिया ऑफ द बुक। इसमें हम बेसिकली बुक के बारे में एक आइडिया निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि स्कैनिंग में हम एक पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ को सर्च करते हैं, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर और रिजेक्ट करते हुए। लेकिन स्किमिंग में हम पढ़ते सारा है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक एक वर्ड को प्रोनाउंस नहीं करते, बल्कि एक नज़र डालते हैं, और एक नज़र डालकर हम एक गेस्ट तैयार करते हैं, मेन आइडिया तैयार करते हैं। वी रीड द बुक फ्रॉम हियर एंड देयर। हम इधर उधर से बुक पढ़ते हैं, लीविंग सम पोर्शंस इन बिटवीन। दिस हेल्प्स टू गिव ए रफ आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। अब इसका एग्जाम्पल है टू सॉर्ट आउट द बुक ऑफ आवर टेस्ट फ्रॉम लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में एक ही सब्जेक्ट पर बहुत सारी बुक होती हैं, लेकिन कभी हम विषय सूची देखकर, कभी हम अंदर का मटेरियल देखकर, कभी हम लैंग्वेज की अच्छी देखकर, कभी हम ग्राफ और फ्लो चार्ट अच्छा देखकर हम बुक को छांटते हैं। तो उसमें जब हमें एक पर्टिकुलर बुक लेनी होती है अपने इंटरेस्ट की, तो हम यही वाला मेथड अप्लाई करते हैं। इन दोनों के बीच डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे पढ़ाऊँगी, ज़रूर बने रहिएगा वीडियो में। इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। इंटेंसिव रीडिंग में देखिए, इंटेंसिव केयर यूनिट ICU
है ना, आईसीयू में गहन चिकित्सा कक्ष होता है ना, उससे याद रखिएगा। तो इंटेंसिव में हमें सीरियस और डीप स्टडी करनी होती है टेक्स्ट की, बहुत ध्यान से, बहुत डीपली हमें स्टडी करनी होती है। ये एक ऐसी रीडिंग है जिसमें हम हर वर्ड पर, ईच एंड एवरी वर्ड पर फोकस करते हैं। वी इवन री रीड, कई बार तो हम री रीड करते हैं, ट्वाइस या थ्राइस भी पढ़ते हैं, 2 या 3 बार पढ़ते हैं पूरे मीनिंग को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, यानी अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अभी देख लीजिए, इसमें 3-4 कीवर्ड हैं। एक तो सीरियस और डीप स्टडी है ये टेक्स्ट की, ईच एंड एवरी वर्ड पर फोकस करना है, री रीड करना है और ट्वाइस या थ्राइस पढ़ना है, 2 या 3 बार भी पढ़ना है। 2 टाइम्स और 3 टाइम्स लिख दीजिएगा नहीं समझ में आए तो। इंटेंसिव रीडिंग में हम टेक्स्ट को तब तक पढ़ते हैं जब तक हमें हर वर्ड का मीनिंग क्लियर ना हो जाए। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। While answering to the question, we reread the comprehension passage until we locate the answers. जब हमारे सामने अनसीन पैसेज आता है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आता है, तो हम आंसर लोकेट करने के लिए पैसेज को रीरीड करते हैं, कई बार रीड करते हैं। वाइल रीडिंग टू द टेक्स्ट बुक रीड करते समय हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। आपको पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज लिख देना, टेक्स्ट बुक लिख देना। साइंटिफिक और रिसर्च आर्टिकल पढ़ते समय आप ये करते हैं, साइंटिफिक मैगजीन्स पढ़ते समय भी आप इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। एक और भी है इंटेंसिव रीडिंग में, आप जब आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करना होता है तब भी आप ये करते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। वाइल रीडिंग टू द लीगल डॉक्यूमेंट्स, एक आता है जब आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो भी आप ये करते हैं। पॉलिसी पेपर साइन करते हुए भी आप ये करते हैं। शेयर डॉक्यूमेंट, पॉलिसी पेपर है ना, शेयर डॉक्यूमेंट साइन करते हुए भी आप ये सब करते हैं। अब आता है इसका अगला एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग भी गिस्ट की तरह होता है, इसमें हम थोरोली पढ़ते हैं, यानी एक नज़र, एट अ ग्लांस। थोरोली का मतलब है एट अ ग्लांस हम पढ़ते हैं, एक नज़र डालकर। ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। इस काइंड की रीडिंग में रीडर डज नॉट माइंड सर्टेन डिफ़िकल्ट मीनिंग्स और एक्सप्रेशंस। इसमें रीडर एक हद तक कुछ डिफ़िकल्ट मीनिंग जहाँ पर वो अटक जाता है और एक्सप्रेशन उन पर ज़्यादा माइंड केंद्रित नहीं करता है, और वो पढ़ता जाता है बिना रुके जब तक कि ये डिफ़िकल्ट मीनिंग उसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में एक रुकावट ना बनने लगे। आपने देखा होगा कि कई बार हम मीनिंग को एजम्पशन से निकाल लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि इसका अर्थ शायद ये होगा। तो इसमें यही होता है कि आप एक हर वर्ड का मतलब नहीं निकालते हैं, बल्कि एक सरसरी निगाह डालकर पढ़ते चले जाते हैं, जब तक कि ऐसा ना हो कि उस मीनिंग की, उस पर्टिकुलर वर्ड की वजह से आपको पूरा समझ में ही ना आ रहा हो, तभी फिर आप उसको कंसल्ट करते हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। जनरली कहाँ पर रिक्वायर होती है? स्टोरी बुक पढ़ते हुए, ट्रैवल बुक, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, है ना। अब देखिए एक चीज़ है, न्यूज़पेपर जब हम जनरलाइज वे में डेली रूटीन में पढ़ते हैं तो ये वाली रीडिंग करेंगे। जब हम न्यूज़पेपर को आईएएस के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो हम इंटेंसिव रीडिंग करेंगे। तो प्लेजर रीडिंग, एंटरटेनमेंट लिटरेचर पढ़ने के लिए, कहानी की किताबें, स्टोरी बुक्स पढ़ने के लिए, है ना, कॉमिक्स पढ़ने के लिए हम ये वाला करते हैं, कॉमेडी बुक्स पढ़ने के लिए, ठीक है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। देखिए मैंने तो इसमें, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल थोड़ा सा व्यवधान था, बाउंडेशन थी, तो मैंने ऐसे लिख दिया है, लेकिन आप पार्टीशन करके लिखिएगा, और जब एक अर्थ आपका एक पॉइंट कंप्लीट हो जाए तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करिएगा, है ना। इंटेंसिव रीडिंग में क्या है? सीरियस और सिंसियर स्टडी होती है, जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है? जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। इंटेंसिव रीडिंग में हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, क्योंकि ये सीरियस और सिंसियर स्टडी है, और इसमें वर्ड टू वर्ड भी पढ़ते हैं, ट्वाइस और थ्राइस भी पढ़ते हैं। एक्सटेंसिव में हम थोरोली पढ़ते हैं, यानी एट अ ग्लांस पढ़ते हैं, एट अ ग्लांस। अगला डिफरेंस है, इंटेंसिव में हम ट्वाइस या थ्राइस यानी 2 टाइम्स और 3 टाइम्स भी पढ़ते हैं, अनटिल एंड अनलेस मीनिंग इज़ क्लियर टू अस। जबकि एक्सटेंसिव में हम रैंडमली पढ़ते हैं, स्किपिंग सम टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। कुछ टफ और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड को छोड़ते हुए हम रैंडमली पढ़ते हैं। एग्जाम्पल दीजिएगा ज़रूर से। टेक्निकल आर्टिकल पढ़ने के लिए इंटेंसिव रीडिंग में क्या एग्जाम्पल है? टेक्निकल आर्टिकल को पढ़ना, लीगल डॉक्यूमेंट को पढ़ना, टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना जो पॉलिसी में दिए हुए हैं। जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग का एग्जाम्पल है स्टोरी बुक्स को पढ़ना, ट्रैवल बुक्स को पढ़ना, मैगजीन एटसेट्रा को पढ़ना। अब आता है डिफरेंस बिटवीन स्कैनिंग एंड स्किमिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा 2025 के लिए। स्कैनिंग इज़ टू सर्च स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दैट इज़ ऑफ आवर यूज़ एंड इंटरेस्ट। स्कैनिंग जो है उसमें क्या है? हमारे यूज़, इंटरेस्ट और एडवांटेज की कोई जो चीज़ है, पर्टिकुलर चीज़ है, इन्फॉर्मेशन है, उसको हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं। जबकि स्किमिंग में हम लिस्ट तैयार करते हैं।
स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, रिजेक्ट और इग्नोर करते हैं अननेसेसरी, अनइम्पॉर्टेंट, अनवांटेड पोर्शन को, जो हमारे काम का नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट पोर्शन को, अनवांटेड पोर्शन को हम इग्नोर और रिजेक्ट करते हैं। जबकि स्किमिंग में हम कुछ रिजेक्ट नहीं करते, हम हियर एंड देयर थोड़ा थोड़ा इधर उधर से पढ़ते हैं, कुछ पोर्शंस को बीच में छोड़ते हुए। पढ़ते पूरा है लेकिन एट अ ग्लांस पढ़ते हैं, थोरोली पढ़ते हैं। स्कैनिंग के एग्जाम्पल हैं टू सर्च ए वर्ड फ्रॉम डिक्शनरी, टू सर्च ए फ़ोन नंबर फ्रॉम टेलीफोन डायरेक्टरी। जबकि स्किमिंग के हैं टू सॉर्ट आउट ए बुक ऑफ आवर इंटरेस्ट फ्रॉम लाइब्रेरी। अब आता है टिप्स ऑफ इम्प्रूविंग या डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। ये भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है बी सेक्शन में आने के लिए 2025 में। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप रीडिंग स्किल को डेवलप करें तो आपको क्या करना है, रीड द वर्ड अलाउड। हमेशा एडवाइजेबल है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो बोल बोल कर पढ़िए। अलाउड का मतलब है मुंह मुंह में मत पढ़िए, जोर जोर से बोल कर पढ़िए। री रीड द सेम पैसेज टू गेन फ्लुएंसी। फ्लुएंसी डेवलप करना चाहते हैं तो एक पैसेज ले लीजिए, उसी को 3-4 बार पढ़िए, दोबारा पढ़िए। एक और भी इसमें कर सकते हैं, अंडरलाइन द कीवर्ड्स और की आइडियाज़। जो इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उन्हें फर्स्ट रीडिंग में अंडरलाइन कर लीजिए और जब सेकंड रीडिंग करें तो अंडरलाइंड पोर्शन पर ही फोकस करें। इससे आपका टाइम बच जाएगा और आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मेक ए समरी ऑफ योर रीडिंग। जो भी अभी आपने पढ़ा है उसके मेन पॉइंट्स नोट डाउन करें या समरी करें या आउटलाइन बनाएं। इससे आपकी बुद्धि बहुत पैनी होगी और इससे आपका रीडिंग स्किल तो डेवलप होगा ही, एनालिटिकल पावर, रेशनल, लॉजिकल पावर भी डेवलप होगी। आस्क ए क्वेश्चन ऑन द टेक्स्ट। जब भी आप पढ़ रहे हो तो अपने खुद के क्वेश्चन को कुक अप करें, अपने खुद के क्वेश्चन बनाएं ब्रेन में और उनका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है। ब्रेकअप द टेक्स्ट इनटू स्मॉलर पोर्शंस। अगर बहुत बड़ा टेक्स्ट है तो उसे छोटे छोटे पैराग्राफ में डिवाइड कर लीजिए, बांट लीजिए, ब्रेक कर लीजिए। शन ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। शन का मतलब दूर करना, है ना। तो सारे डिस्ट्रैक्शन, जो भी बाधाएं हैं, जो भी बैरियर्स हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं याद हो तो बैरियर लिख लेना। जो भी बैरियर हैं, अब बैरियर क्या हो सकता है, नॉइज़ हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्शन वाली लगती हैं वो आप जो है उनसे अपने आप को दूर कर लें। प्रैक्टिस करना, रिहर्स करना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंट रहना यानी रेगुलर रहना, कंसिस्टेंट का मतलब है रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। और एक हैबिट डाल लें, एक हॉबी बना लें। कुछ भी पैराफ्रेज रोज़ पढ़ेंगे रेगुलर बेसिस पर। आजकल कुछ रीडिंग एप्लीकेशंस भी आने लगी हैं, तो यूज़ रीडिंग एप्लीकेशंस, रीडिंग एप्स। ठीक है। तो ये कुछ हमारी कुछ टिप्स थी जो जिनका यूज़ करके हम अपनी रीडिंग स्किल्स को शार्प कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई और टिप है तो आप ज़रूर लिख कर भेजिएगा। ये अगला क्वेश्चन है जो मुझे 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसे भी बिल्कुल इग्नोर ना करिएगा। इसमें भी इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के बीच में डिफरेंस पढ़ाऊंगी और बाकी सारे मेथड भी ज़रूर बताऊंगी आपको। इंडक्टिव मेथड में होता क्या है कि हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट से जनरल की तरफ मूव ऑन करते हैं। यानी हमने पहले एक इम्पॉर्टेंट, पार्टिकुलर का मतलब है एक मेन थीम वाला सेंटेंस दे दिया जिसे हम कहते हैं की सेंटेंस। अब उस की सेंटेंस को हम जो है लाइन बाय लाइन ब्रेकअप करेंगे, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इलेबोरेट करेंगे। वी स्टार्ट विथ टॉपिक सेंटेंस और की सेंटेंस। हम की सेंटेंस या टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं और अगली लाइनों में हम उसी की सेंटेंस को बारी बारी से एक्सप्लेन और इलेबोरेट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं और इलेबोरेट करते हैं। इट इज़ जनरली यूज्ड इन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में पहले हेडलाइन होती है और उसके बाद उसका पूरा विवरण होता है। तो हेडलाइन इसमें फर्स्ट आती है और फिर रिपोर्ट का इलेबोरेशन होता है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा ना। आप इस देखिए इंडक्टिव मेथड को आप इस वाले एग्जाम्पल से याद रखिएगा, हेडलाइन फर्स्ट और इलेबोरेशन लेटर, है ना। तो इसमें क्या होगा, पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हम जनरल की तरफ मूव ऑन करेंगे। एक अगर आप याद कर लेंगे तो दूसरे को याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि दूसरा इसका बिल्कुल अपोजिट है। डिडक्टिव मेथड जो है वो इंडक्टिव का रिवर्सल है, यानी विपरीत है, उल्टा है। इन दिस ऑर्डर वी स्टार्ट फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट। इसमें हम जनरलाइज करेंगे, हम ये बताएंगे बहुत सारे सेंटेंसेज हैं, जनरल करेंगे और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दैट जनरल सेंटेंसेज हम एक की सेंटेंस देंगे। देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी रीच टू कंक्लूजन। जब हम जनरल स्टेटमेंट देंगे तो उन जनरल स्टेटमेंट के बेसिस पर हम एट लास्ट वी हैव टू रीच टू द कंक्लूजन, हम लास्ट में कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। टॉपिक सेंटेंसेस में ज़्यादातर लास्ट सेंटेंस होता है। अब देखिए एग्जाम्पल देने की कोशिश करिए कि मैथमेटिकल थ्योरम्स जो होते हैं उसमें हम थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और लास्ट में हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हैंस इट इज़ प्रूव्ड। तो बिल्कुल डिडक्टिव में भी ऐसा ही होता है। स्पेशल ऑर्डर इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अलग से भी तैयार कर लेना।
अगर आपसे हो सके तो स्पेशल ऑर्डर में एक सैम्पल पैराग्राफ भी तैयार कर लीजिएगा। अब इसमें क्या होता है कि स्पेशल का मतलब ही है स्पेस यानी डिस्टेंस से रिलेटेड, है ना, दूरी। ये है एक प्रिंसिपल है, एक मतलब एक पद्धति कह सकते हैं, एक प्रोसेस सकते हैं। डेस्क्रिप्टिव राइटिंग की एक प्रोसेस है जहाँ पर आइटम्स को हमने अरेंज किया है इन ऑर्डर टू देयर फिजिकल लोकेशन, उनकी फिजिकल लोकेशन के ऑर्डर में, उनकी फिजिकल अपीयरेंस के ऑर्डर में, उनकी शेप के ऑर्डर में। स्पेशियल ऑर्डर जो है वो लोकेशन ऑफ थिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है, जैसी वो दिखती हैं शेप में। अगर वो राउंड शेप में दिखती हैं तो राउंड शेप में, रेक्टेंगुलर में दिखती हैं तो रेक्टेंगुलर में, ओवल में दिखती हैं, अंडाकार दिखती हैं तो अंडाकार में, सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल। यानी जो चीज़ जैसी दिखती है उसको उसकी बनावट के आधार पर जब हम डिस्क्राइब करते हैं, उसको उसकी फिजिकल लोकेशन के आधार पर, फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर, बनावट के आधार पर, शेप साइज़ के आधार पर जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड स्पेशियल ऑर्डर। ये मेथड यूज़ कहाँ होता है? ये मेथड यूज़ होता है पार्ट्स ऑफ मशीन को डिस्क्राइब करने के लिए, पार्ट्स ऑफ फ्लावर को डिस्क्राइब करने के लिए, है ना, पार्ट्स ऑफ फ्लावर या किसी भी चीज़ के पार्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, मेजरमेंट यानी नापतोल को डिस्क्राइब करने के लिए, लैंड के, एरिया के या इंफ्रास्ट्रक्चर के। मान लीजिए आपको किचन बनवानी है, मॉड्यूलर किचन, तो जब आप मॉड्यूलर किचन का ये कहेंगे कि इस कोने में इतने बाई इतने का ये होगा, इतने बाई इतने का हमारा जो है ये होगा, जो भी है, अलमीराज होंगी, जो भी है ना, है तो ये है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बहुत अच्छा है। क्रोनोलॉजी का मतलब ही है टाइम। इसमें क्या होता है, इवेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर इन द ऑर्डर एज दे अकर इन ऑर्डर ऑफ टाइम। इवेंट्स को इस तरह से अरेंज करा जाता है जैसे कि वो इवेंट्स टाइम वाइज घटित हुई हैं। टाइम वाइज भी लिख सकते हैं, है ना, टाइम वाइज जैसे कि वो अकर हुई हैं, अकर का मतलब घटित हुई हैं। इसमें हम इवेंट्स को फर्स्ट टू लास्ट अरेंज करते हैं, यानी सीक्वेंशियली अरेंज करते हैं, यानी सीरियलाइज्ड वे में अरेंज करते हैं, टाइम के ऑर्डर में, टाइम को देखते हुए। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब हिस्टोरिकल इवेंट्स। ये कहाँ काम आता है? हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्क्राइब करने में, पार्ट्स एंड प्रोसीजर्स को डिस्क्राइब करने में, और जो है स्टेप्स को डिस्क्राइब करने में, स्टेप्स। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल क्या है कि आई टुक बर्थ इन इतने में, आई देन बिकेम ग्रेजुएटेड इन इतना, आई देन गेट मैरिड इन इतना। तो इस तरह से एक आता है कॉज एंड इफेक्ट ऑर्डर। ये जो है कॉज एंड इफेक्ट ऑर्डर दैट डिपेंड्स ऑन आर स्क्वायर, रीज़न और रिजल्ट। इस तरह से आप बना लेंगे, रीज़न एंड रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जाता है कि व्हाट मेड एन इवेंट हैपन, मतलब क्या हो, किस कारण से एक इवेंट हुई, यानी रीज़न क्या है इवेंट का, और फिर जब एक बार इवेंट हैपन हो गई तो उसका आउटकम क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ठीक है, ये तब हम यूज़ करते हैं जब हम ऐसे लिखते हैं कोई, है ना, टू राइट एन ऐसे। एग्जाम्पल, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऑर्डर में हम सिमिलैरिटीज़, डिससिमिलैरिटीज़, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस तलाश करते हैं लोगों के बीच में, आइडियाज़, कॉन्सेप्ट, एस्पेक्ट, माइंडसेट्स के बीच में, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस के बीच में, और थिंग्स के बीच में। ये मेथड हमारी कहाँ मदद करता है कि विच वन इज़ द बेटर अमंग ऑल, क्या कौन सा मेथड या कौन सा व्यक्ति या कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा है। इंटरप्टेड ऑर्डर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरप्टेड ऑर्डर, एक इंटरप्शन जो है एक पॉजिटिव टर्म नहीं है, प्रोफेशनली जिसे यूज़ करा जाए, लेकिन पैराग्राफ राइटिंग में इंटरप्शन एक मेथड है। और ये मेथड कब काम आता है? ये मेथड यूज़ होता है जब हमें लाइन ऑफ थॉट को एक टर्न देना हो, घुमाव देना हो, आइडिया को चेंज करना हो, या फिर नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराना हो। तो आइडिया को चेंज करते हुए, मतलब एक टर्न देते हुए, और लाइन ऑफ थॉट को घुमाते हुए, या फिर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराते हुए। लीनर मेथड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीनर मेथड में ऑथर क्या है, सिस्टमेटिकली मूव करता है। और उसको कैसे मूव करना होता है? गैदरिंग आइडियाज़, सबसे पहले वो आइडिया गैदर करता है, फिर वो एडिंग करता है। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि आप एक डिबेट पर स्क्रिप्ट लिखो, तो पहले आप उस टॉपिक पर, जैसे दहेज प्रथा एक अभिशाप है, आप इस पर क्या करेंगे, पहले तो बहुत सारे आइडियाज़ गैदर करेंगे, बुक से पढ़कर, जर्नल से पढ़कर, यूट्यूब देखकर, पॉडकास्ट सुनकर, है ना। फिर आप क्या करेंगे, उसमें अगर आपको लगेगा कि कुछ और ऐड करने के लिए रह गया है तो कुछ और ऐड करेंगे। फिर आप दोबारा से कलेक्शन करेंगे और रिकलेक्टिंग करेंगे। आपको लगता है कुछ और रह गया है तो और रिकलेक्ट करेंगे।
कभी कभी हमारा मैटर कम रह जाता है, कभी कभी हमें लगता है कि नहीं यार और भी अच्छा कर सकते हैं, फिर हम चेंज करेंगे। अगर हमें इन सारे आइडियाज़ में कहीं कुछ चेंज करना है, शिफ्टिंग करनी है, एडिंग करनी है, डिलीटिंग करनी है, तो हम ये करेंगे। फिर हम प्रूफ रीड करेंगे और फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेंगे, ठीक है। और फिर हम ब्लू प्रिंट रीडर के साथ शेयर करेंगे। ब्लू प्रिंट का मतलब है छपने से पहले एक रफ ड्राफ्ट। हिंदी में मत लिख कर आइएगा वहाँ, ये मैं केवल समझा रही हूँ आपको। एक्सपोजिशन ऑर्डर, एक्सपोजिशन एक ओरल और रिटन मेथड है पैराग्राफ डेवलपमेंट का। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, इन्फॉर्म। इसमें क्या होता है, हमें एक्सप्लेन करना होता है चीज़ों को, डिस्क्राइब करना होता है चीज़ों को, इन्फॉर्म करना होता है चीज़ों का के बारे में। टॉपिक सेंटेंस इसमें यूजुअली फर्स्ट सेंटेंस होता है, और पूरा पैराग्राफ जो है, एंटायर पैराग्राफ का मतलब पूरा पैराग्राफ जो है वो उसी टॉपिक सेंटेंस को इलेबोरेट करता है, एक्सप्लेन करता है। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन मेथड, इस मेथड में राइटर जो है प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने से शुरू करता है, और जब वो एक बार प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता है उसके बाद वो उसका सॉल्यूशन देता है, मल्टीपल सॉल्यूशन देता है, सीरीज़ ऑफ सॉल्यूशन देता है इस प्रॉब्लम के। जैसे हमने दहेज प्रथा को लिया, तो हमने पहले तो दहेज प्रथा को हमने पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर दिया, उसके बाद हम उसको ख़त्म करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, रूट आउट करने के लिए, मिटाने के लिए सॉल्यूशन देंगे, मल्टीपल सॉल्यूशंस देंगे, सीरीज़ ऑफ सॉल्यूशन देंगे। If the writer is successful to convince the audience with his solutions, paragraph becomes influential and winning. अगर राइटर जो है वो अपने सॉल्यूशन से लोगों को इम्प्रेस कर पाता है, तो उसका पैराग्राफ, उसका ऐसे, उसका जो मास्टरपीस है वो इन्फ्लुएंशियल, इम्प्रेसिव और विनिंग बन जाता है, और ये ऑडियंस पर एक इंडेलिबल इम्प्रेशन छोड़ता है, एक अमिट छाप छोड़ता है। एग्जाम्पल, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स टू चेक पॉल्यूशन, ये इस तरह से। एक आता है फैक्ट, फिगर एंड स्टेटिस्टिक्स मेथड। These forms of detail will not only help in the development of ideas but also make the paragraph impressive, logical and rational. देखिए, जब भी हम कोई पैराग्राफ बनाते हैं तो अगर हम अपने जो भी हमने स्टेटमेंट दिए हैं, जो भी हमने फैक्ट दिए हैं, अगर हम उनको सपोर्ट करते हुए कुछ फैक्ट दे दें, कुछ आंकड़े दे दें, कुछ डाटा दे दें, तो क्या होगा कि हमारा पैराग्राफ बहुत ज़्यादा वेटेज वाला हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जो भी फैक्ट हम दे रहे हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए और करेक्ट होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ भी मान लीजिए एक ब्लॉग लिख रहे हैं, तो आपका फूड ब्लॉग है, तो आप क्या कर सकते हैं, एवरेज पर्सन ईट्स ऑलमोस्ट 15 पाउंड्स ऑफ फूड ए ईयर, है ना। इस तरह से ये फैक्ट है। ह्यूमन आई विंक्स एन एवरेज ऑफ 42 lakhs टाइम्स इन ए ईयर। वॉलमार्ट जनरेट्स $30 lakhs इन रेवेन्यू एवरी 7 minutes। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक है ऑफिशियल एंड बिजनेस लेटर। तो देखिए, एक तो ना यू एटीट्यूड वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आगे पढ़ाऊँगी इसमें। लेकिन अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की, कई बार से आया नहीं है ये क्वेश्चन, तो इसे भी देख लीजिएगा। और हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी हुई है, उसके हिसाब से आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना। जो वीक बच्चे हैं उनके लिए तो मैंने इसमें एक ही क्वेश्चन बताया, वो डिफरेंस वाले एक तो सारे क्वेश्चन कर लें, और एक इसमें जो है पैराग्राफ डेवलपमेंट मेथड का, और एक रीडिंग वाला कर लें, ये दोनों तो कर ही लें। अगर हम बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करें तो आजकल की दुनिया में बहुत ज़्यादा टाइम की कमी हो गई है, और ये जो आप बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस के लेटर भेजते हैं, ये हायर पर्सनालिटीज़ को, बहुत ही बिजी पर्सनालिटीज़ को आप भेजते हैं। तो जो पहला फीचर है वो है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है शॉर्ट होना। अब देखिए, इसमें डरने की बात नहीं है, 3-4 वर्ड हैं, वो ध्यान रखना। बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस ब्रीफ होता है, कंसाइज होता है, क्रिस्प करारा होता है, टू द पॉइंट होता है, अप टू द मार्क होता है। ये पाँचों चीज़ें ऐसे करके लिख दो आप, क्रिस्प, टू द पॉइंट, अप टू द मार्क, कंसाइज और ब्रीफ। राइटर को बहुत ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? टू मैनी वर्ड्स डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट। बहुत ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करने से रीडर का ध्यान सेंट्रल पॉइंट से हट जाता है। अगला आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हमारा मैटर इतना क्लियर होना चाहिए जितना कि क्रिस्टल होता है। इसमें कोई एम्बिग्यूटी यानी कि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एम्बिग्यूटी का मतलब कन्फ्यूज़न नहीं, कन्फ्यूशियस नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, हिडन एक्सप्रेशन इसमें नहीं होने चाहिए। मीनिंग क्लियर हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, पहली रीडिंग में ही कोई सवाल ना उठे, कोई डाउट ना हो, है ना, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कंप्लीट। बिज़नेस लेटर जो है अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, सभी रिस्पेक्ट में, सभी के क्रम में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो, सभी
पर्टिकुलर्स का आइटम साइज़, कलर, मॉडल, रेट, टाइम, डेट, मेन्यू, वेन्यू और ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। प्रिसीजन शुड नॉट बी अचीव्ड एट द स्टेक ऑफ कंप्लीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि प्रिसीजन शुड नॉट बी अचीव्ड एट द स्टेक ऑफ कंप्लीशन, डिस्कस करो। तो आपको ये दोनों लाइनें तो मतलब दोनों पॉइंट तो करने ही होंगे। आपको साथ में ये समझाना होगा कि ये हमें बिजनेस फीचर लिखने हैं बिजनेस डॉक्यूमेंट के। प्रिसीजन का मतलब क्या है? छोटापन, संक्षिप्तता। संक्षिप्तता जो है वो एट द स्टेक ऑफ का मतलब है ताक पर लगाकर, दांव पर लगाकर। तो जब आप प्रिसीजन कर रहे हो तो आपको कंप्लीशन को दांव पे नहीं लगाना है। कई बार ऐसा होता है कि छोटा करते करते हम इंपॉर्टेंट डिटेल मिस कर देते हैं। प्रिसीजन तो रखना है लेकिन कंप्लीशन भी बने रहना है। कर्सी, एक देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कर्सी जो है वो कर्सी इज़ द इंग्रेडिएंट ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट, प्रूव करिए। तो आपको सारी चीज़ें लिखनी होंगी है ना, और कर्सी को सबसे पहले लिख देंगे आप। बिजनेस लेटर जो है उसमें पोलाइटनेस का, सॉफ्ट टोन का, टेंडर टोन का बहुत ज़्यादा मूल्य है ना। कर्सी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर आपको कंप्लेंट लेटर भी लिखना है तो आप इरिटेशन वाले मोड में नहीं लिखेंगे, आप बहुत ही पोलाइटली लिखेंगे, है ना, सॉफ्टली लिखेंगे, सॉफ्ट टोन का, टेंडर टोन का, है ना, कोमल भाषा का प्रयोग करेंगे। कर्सी को मेंटेन करने के लिए कुछ पोलाइट टैक्टिक्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि थैंक यू, प्लीज़, काइंडली का यूज़। ठीक है, अब आता है यू एटीट्यूड। यू एटीट्यूड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। यू एटीट्यूड का मतलब है रीडर को ये फील कराना कि हाउ मच इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल ही और शी इज़ फॉर यू। एग्जाम्पल दिया है, आई एम इन्वाइटिंग यू टू अटेंड फ्रेशर्स यूनाइट। ये थोड़ा गलत हो जाएगा। आई एम का मतलब है कि मेरे अंदर एरोगेंसी है। इसकी जगह आप लिखेंगे यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू अटेंड द फ्रेशर्स यूनाइट। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब आता है एप्लीकेशन टू द बैंक मैनेजर। कुछ एप्लीकेशन आ सकती हैं, तो ये देखिए इस तरह से लिख दीजिएगा। ये यहाँ पर जाएगा सारा कुछ, और ये इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है, एप्लीकेशन टू द बैंक मैनेजर। मैं एक बार और बता दूं, नोटिस का एक अलग वीडियो हमने बनाया हुआ है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। कई साल से नोटिस नहीं आए हैं तो इस बार आ सकते हैं। रिज्यूमे पे एक नज़र ज़रूर डलवाना चाहूँगी आपकी, तो 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर तैयार करिएगा। बहुत ही फ्री के नंबर हैं। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ ओ पॉकेट गंगानगर में दो लाइनों में अपना एड्रेस लिख देंगे। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी अपनी असली नहीं लिखेंगे, डॉट 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 करके लिखेंगे। फ़ोन नंबर भी इसी तरह से लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। Objective: to prove myself as an asset for the organization where I am associated with due to my hard work, dedication and potential. ऑब्जेक्टिव में एक इतनी अच्छी सी कैची लाइन डालेंगे, मैंने तो ये लिख दी है, आप कोई और भी डाल सकते हैं बहुत अच्छी सी, कि मैं इस संस्थान में इसलिए काम करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने आप को एक एसेट के रूप में, एक पूंजी के रूप में, एक संपदा के रूप में सिद्ध कर सकूँ। कैसे? अपने हार्डवर्क से, अपने डेडिकेशन से, अपने पोटेंशियल से। अब ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन की टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसे इतना ही नीट एंड क्लीन बनाइएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। स्टैंडर्ड और कोर्स, उसके बाद जिस ईयर में वो कोर्स करा है, वो किस बोर्ड, किस यूनिवर्सिटी से करा है, सब्जेक्ट क्या ऑफर हुए हैं, मार्क्स क्या ऑब्टेन हुए हैं। तो हम जो है हाईएस्ट डिग्री से स्टार्ट करते हैं। बीटेक मान लीजिए आपने 2020 में करा है, AKTU से करा है ना, APJ AKTU लिखिएगा, बल्कि APJ AKTU, CSC ME CE, है ना, जो इससे भी आपने करा है वो लिख दीजिएगा, यहाँ परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट, तो 4 साल पीछे आपने करा होगा, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी बोर्ड है वो लिख लीजिएगा। अब देखिए इंटरमीडिएट में या तो PCM होता है या PCB होता है, और बाकी सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, तो PCM या PCB लिखना होता है आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब हाई स्कूल लिख देंगे, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, जो भी बोर्ड है, इसमें ऑल सब्जेक्ट्स आते हैं। तो इस तरह से ही हमारी टेबल तैयार हो जाएगी। अब इसमें देखिए कोई भी रिज्यूमे जब हम टेक्निकल पोस्ट के लिए डाल रहे होते हैं तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग आपकी 15 डेज़ मिनिमम और 3 मंथ्स मैक्सिमम की होती है। तो हैड 1 मंथ ट्रेनिंग विद HCL टेक्नोलॉजीज़, है ना, हैड 15 डेज समर ट्रेनिंग इन एप्टेक इंडिया गाजियाबाद। एक्सपीरियंस में आपको विदाउट एनी डाउट अप्लाइंग एज ए फ्रेशर लिख सकते हैं। की स्किल में आपकी जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर स्किल्स हों वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। स्ट्रेंथ के 3 पॉइंट देना बहुत ज़रूरी है। आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम पंक्चुअल, है ना, जो भी आप लिख सकते हैं वो लिखिएगा। आई एन्जॉय वर्किंग ऑन सम न्यू प्रोजेक्ट, आई एन्जॉय वर्किंग
वर्क ऑन सम न्यू प्रोजेक्ट इज़ माई पैशन, आई नेवर चीट विद पीपल, ये अगला पॉइंट है, इसे अगले में ट्रीट करिएगा, मैं कभी भी चीट नहीं करता लोगों के साथ। वीकनेस में आपको कुछ ऐसी वीकनेस दिखानी होती हैं जो संस्थान के लिए कहीं ना कहीं लाभ में रहें। तो यहाँ तो मैंने होम सिक लिख दिया है, बाकी आप कुछ और भी लिख सकते हैं। आई एम एग्रेसिव टू वर्क, वर्क करने के लिए मैं बहुत उग्र हूँ, यानी वर्कहोलिक हूँ, है ना, होलिक हूँ, ये सब लिख सकते हैं। आई एम इमोशनल टू सम एक्सटेंट, मैं कुछ सीमा तक इमोशनल हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, लैंग्वेज इज़ नोन, ब्लड ग्रुप, नेशनलिटी, रिलीजन। मैरिटल स्टेटस का मतलब है वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्थिति। हॉबीज़, 2-3 हॉबीज़ डाल दीजिएगा। डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द अबव डिटेल्स आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड नथिंग इज़ हिडन और केप्ट सीक्रेट। मैं यहाँ से ये डिक्लेयर करता हूँ कि सारी डिटेल्स मेरी नॉलेज के हिसाब से ट्रू हैं, कुछ भी छिपाया नहीं गया है, किसी बात को भी गुप्त नहीं रखा गया है। प्लेस, IIMT इंजीनियरिंग कॉलेज मेरठ। डेट आप डाल दीजिएगा 7/12/7/3/25। सिग्नेचर आप यहाँ पर कर दीजिएगा और यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, ठीक है। इस तरह से ये आपका बन जाएगा। अब कभी भी रिज्यूमे अकेला नहीं आता, अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं तो आप कवरिंग लेटर भी लिख कर आइएगा। ये देखिए इधर ही लिखिएगा सारा कुछ। टू द मैनेजर SCL नोएडा, सब्जेक्ट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजर, सर विद ड्यू, यहीं पर लिखेगा, विद ड्यू अपील आई बैक टू अर्ज दैट आई हैव कम टू नो थ्रू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स इंडिया एक्सेंट दैट ए पोस्ट फॉर क्वालिटी मैनेजर इज लाइंग वैकेंट इन योर कंपनी। विद ड्यू अपील, ये देखिए वर्ड्स देख लीजिए, विद ड्यू अपील, विद ड्यू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट की जगह एक नया वर्ड लगाया है अपील। मैं बहुत अपील पूर्वक कहना चाहता हूँ कि ये कहने की इजाज़त चाहता हूँ कि मुझे पता चला है टाइम्स इंडिया एक्सेंट के एडवर्टीजमेंट के माध्यम से कि क्वालिटी मैनेजर की एक पोस्ट जो है आपकी कंपनी में लाइंग वैकेंट खाली पड़ी हुई है। आई एम अप्लाइंग फॉर द सेम, मैं उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आई अश्योर यू सर टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इफ ए चांस वुड बी गिवन टू मी। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब है कोई कसर ना छोड़ना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सर महोदय कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा अगर मेरे को एक चांस यहाँ आपके साथ जॉब करने के लिए दिया जाता है। थैंकिंग यू इधर ही लिखेगा, योर्स ट्रूली सोनू, और फिर फ़ोन नंबर लिख दीजिएगा अपना, ऐसे ही लिखेगा, पूरा मत लिख कर आइएगा। व्हाट इज़ एजेंडा, 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार के लिए काफ़ी ज़्यादा, देखिए पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये मत कहिएगा कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ है, लेकिन वीक बच्चों के लिए मैंने आपको बता दिया है ना। एजेंडा को 2 मार्क्स के लिए वीक बच्चे भी तैयार कर लें। एजेंडा जो है वो एजेंडम का सिंगुलर फॉर्म है। एजेंडा जो होता है वो क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ पॉइंट्स दैट आर टू बी डिस्कस्ड इन ए पर्टिकुलर मीटिंग। हम जैसे कोई मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग में जिन जिन पॉइंट्स पर डिस्कशन होना है, जिन जिन पॉइंट्स पर चर्चा होनी है, चर्चा की जानी है, टू बी डिस्कस्ड का मतलब जिन जिन पॉइंट्स पर चर्चा की जाने वाली है उन पॉइंट्स पर हम उनकी एक लिस्ट तैयार करते हैं। एजेंडा इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेंडिंग इट टू द मेंबर्स बिफोर द कॉमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग। एजेंडा क्यों तैयार करा जाता है, मीटिंग के कॉमेंसमेंट, स्टार्ट भी कर सकते हैं यहाँ, मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले लोगों को भेजने के पर्पस से एजेंडा तैयार करा जाता है। एजेंडा भेजा कब जाएगा, एजेंडा इज सेंट एटलीस्ट 1 डे प्रायर, ज़्यादा कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, 1 डे प्रायर, कुछ मत लिखो, व्हेन इज एजेंडा सेंट, 1 डे प्रायर, है ना। शेड्यूल्ड डेट ऑफ मीटिंग, मीटिंग की शेड्यूल्ड डेट से एक दिन पहले भेजा जाता है ताकि लोग तैयार हो सकें डिस्कस करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने ओपिनियंस, पॉइंट्स और वैल्यूएबल सजेशंस को पुट फोर्थ सामने रखने के लिए। अगर आप वीक हैं तो बस 1 डे प्रायर लिखें। ऑब्जेक्टिव क्या है एजेंडा के, टू अवेयर द मेंबर्स ऑफ द टीम मेंटली, फिजिकली एंड मॉरली। टीम मेंबर्स को मेंटली तैयार करना, फिजिकली का मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार करना और नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार करना। तो मेंबर्स को मॉरली, फिजिकली, मेंटली तैयार करना, टू गेट देम रेडी टू पार्टिसिपेट, उनको इस तरह से तैयार करना ताकि वो एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट कर सकें, डिस्कस कर सकें, अपने वैल्यूएबल सजेशन, ओपिनियन और पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म को सामने रख सकें। मेंबर्स को सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रखना, जैसे रजिस्टर लेकर तैयार रखना, है ना, रिपोर्ट कार्ड लेकर तैयार रखना। कौन प्रिपेयर करता है एजेंडा, एजेंडा जनरली कोई डेजिग्नेटेड मेंबर यानी पदेन मेंबर जिसके पास पद दे रखा हो उसको वो तैयार करता है। जनरली सेक्रेटरी तैयार करता है, जैसे डायरेक्टर का सेक्रेटरी, मैनेजमेंट का सेक्रेटरी।
व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन एजेंडा? डेट एंड टाइम ऑफ द मीटिंग। एजेंडा में होता क्या क्या है? डेट एंड टाइम ऑफ द मीटिंग, मीटिंग का डेट टाइम होता है, टॉपिक या लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पॉइंट्स जो डिस्कस किए जाने हैं वो, वेन्यू है ना, डेट टाइम वेन्यू, यहाँ यहीं लिख दीजिएगा, डेट टाइम वेन्यू होता है, लोकेशन जिसे आप कहते हैं है ना, लोकेशन कहाँ पर मीटिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर मीटिंग, पर्टिकुलर मीटिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं उनकी लिस्ट। गाइडलाइंस क्या है एजेंडा प्रिपेयर करने के लिए? सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एजेंडा में कवर किए जाने चाहिए। ये अनबायस्ड इम्पार्शियल मैनर में सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए इसमें पॉइंट्स पर डिस्कशन होना चाहिए। एजेंडा क्रिस्प हो, करारा हो, अप टू द मार्क हो, क्लियर हो अपने पर्पस में। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें और जो है हमें ध्यान रखने चाहिए एजेंडा तैयार करते समय। मीटिंग क्या है? मीटिंग की अगर बात करें तो मीटिंग जो है लैटिन वर्ड मिन्यूटा स्क्रिप्चुरा से लिया गया है, जिसका मतलब है स्मॉल नोट्स। कुछ सोर्सेज के अनुसार ये जो है वो अर्ली 18th सेंचुरी में मीटिंग लेना शुरुआत हुई थी। मीटिंग में मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है, यही इंपॉर्टेंट है। मीटिंग मिनट्स आर नोट्स दैट आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग ए मीटिंग। जब एक मीटिंग चल रही होती है तो उसमें जो भी डिस्कशन हो रहा होता है उसमें जो नोट्स बनाए जाते हैं डिस्कशन को लेकर या पॉइंट्स को लेकर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हुए उन पर जो कार्य हुआ उसको लेकर जो एक पर्टिकुलर तैयार करना होता है वही मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं। ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है ये हाईलाइट करते हैं उनकी इश्यूज़ को जो हैव बीन डिस्कस, जो डिस्कस हो चुके हैं, प्रपोज हो चुके हैं, जिन पर वोटिंग हो चुकी है एक मीटिंग में। तो उसमें टू बी डिस्कस्ड था, इसमें हैव बीन डिस्कस्ड है। टू बी डिस्कस्ड का मतलब जो डिस्कस किए जाने हैं, हैव बीन डिस्कस्ड का मतलब है जो डिस्कस हो चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस द एक्टिविटीज़ टेकन इन ए मीटिंग, इसके अलावा जो मीटिंग में एक एक्टिविटीज़ पर काम हुआ वो भी रिकॉर्ड करी जाती हैं। रिकॉर्ड का मतलब है लिखी जाती हैं, दर्ज की जाती हैं, रिटन लिख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा आप किसी भी तरह। कौन रिकॉर्ड करता है मिनट्स ऑफ मीटिंग? मिनट्स ऑफ मीटिंग भी डेजिग्नेटेड मेंबर ही रिकॉर्ड करता है, यानी राइट डाउन करता है, जनरली सेक्रेटरी करता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या होता है? डेट टाइम और वेन्यू होता है मीटिंग का, लोकेशन जिसे हम कहते हैं, नेम ऑफ द अटेंडीज एंड एब्सेंटीज बोथ, अटेंडीज जिन्होंने अटेंड करी उनका भी नाम, जो एब्सेंट रह गए उनका भी नाम। एक्सेप्टेंस ऑफ, जिन पॉइंट पर लोगों की स्वीकृति हुई, जिन पॉइंट पर लोगों ने अमेंडमेंट करे यानी सुधार किए वो भी होते हैं। प्रीवियस मीटिंग में जिन पॉइंट्स पर एक्सेप्टेंस बनी थी, स्वीकृति बनी थी, और जिन पर अमेंडमेंट बने थे यानी सुधार हुए थे। डिसीज़न, जो डिसीज़न निकल कर आए थे, है ना, जो एक्टिविटीज़ हुई थी ये सब। अब नेक्स्ट मीटिंग का भी डेट टाइम और वेन्यू होता है, डॉक्यूमेंट्स जो मीटिंग में लगे हैं। गाइडलाइन वही है, प्रिपेयर मिनट्स जस्ट आफ्टर द मीटिंग इज़ ओवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड करने हैं तो यू शुड बी इन ए हरी, जस्ट आफ्टर वंस द मीटिंग इज़ ओवर यू हैव टू प्रिपेयर द मिनट्स। Review the outline and make adjustments wherever necessary. Revise the minutes and ensure they are brief होने चाहिए, complete होने चाहिए, clear होने चाहिए। डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे यूनिट में डिफरेंस वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो तैयार करिएगा। एजेंडा इज़ प्रिपेयर्ड बिफोर द मीटिंग, पहले तैयार होता है। मिनट्स जो है वो मीटिंग समाप्त होने के बाद होते हैं। तो एक तो बिफोर और आफ्टर का डिफरेंस हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या है एजेंडा का? टू मेक द मेंबर्स रेडी टू डिस्कस प्रपोज वोट ऑन द सेट टॉपिक। एजेंडा का ऑब्जेक्टिव है लोगों को तैयार करना ताकि वो जो कहा गया टॉपिक है उस पर अपने विचारों को रख सकें, प्रपोज कर सकें, ऑफ़र कर सकें और वोटिंग कर सकें। मिनट्स का ऑफर में जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? एक रिकॉर्ड रखना, क्या कहा गया है, क्या सुना गया है, क्या किया गया है और क्या देखा गया है। एजेंडा फ्यूचर टेंस में ड्राफ्ट होता है क्योंकि उसमें आने वाले टू बी डिस्कस, जो चीज़ें डिस्कस की जानी है उनके बारे में डिटेलिंग होती है। मिनट्स जो है वो पास्ट टेंस में रिकॉर्ड होते हैं। अब आता है व्हाट इज़ नोटिस, 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिस एक फॉर्मल, देखिए ऐसे लिख दीजिएगा, फॉर्मल रिटन और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है कोई इवेंट डिस्क्राइब करने के लिए, किसी इवेंट के बारे में अनाउंसमेंट करने के लिए, है ना, किसी अर्जेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में अनाउंसमेंट करने के लिए, है ना। ये बहुत ही प्रिसाइज लैंग्वेज में लिखा जाता है, शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा जाता है, शॉर्ट होता है ये बहुत, 2-3 लाइन का, 2-3 लाइन्स का लिख सकते हैं यहाँ पर। पर्पस क्या है? डिसैमिनेट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को डिसैमिनेट करना, फैलाना। डिसैमिनेट का मतलब है स्प्रेड करना, फैलाना, स्प्रेड करना। नाम नहीं आए तो स्प्रेड कर दीजिएगा।
कन्वे अर्जेंट इन्फॉर्मेशन, अर्जेंट इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, मीटिंग कॉल करना यानी मीटिंग बुलाना। गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मस्ट बी एनक्लोज्ड इन ए बॉक्स, ये एक बॉक्स में एनक्लोज होना चाहिए, यानी अगर ये हमारा नोटिस है, नोटिस पर हमारी एक वीडियो अलग से है, वो देख लीजिएगा। द वर्ड नोटिस, डेट एंड नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी क्लियरली मैंशनड ऑन द टॉप। अगर आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर नोटिस वर्ड है ना, डेट, टाइम, ये सब क्लियरली मैंशन होना चाहिए। ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी मैंशनड, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसके लिए इन्फॉर्मेशन मेंट फॉर बनी है और क्या है इन्फॉर्मेशन। तो हु, फॉर हुम, अब देखिए इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, हु फॉर हुम किसके लिए है, व्हाट इन्फॉर्मेशन है क्या। पर्पस नोटिस लिखने का क्लियर होना चाहिए, हाईली फॉर्मल टोन में, स्टाइल में लिखना चाहिए, एक अलग फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट शुड बी अप्लाइड, है ना, यूजुअली थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। वेल रिटन नोटिस जो है वो 5 क्वेश्चन का आंसर देता है। वेयर विल द इवेंट टेक प्लेस, व्हेन इट विल टेक प्लेस, कहाँ होगी, कब होगी। हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है। हुम टू कॉन्टैक्ट यानी कॉन्टैक्ट पर्सन, किसको कॉन्टैक्ट करना है, हुम का मतलब किसको कॉन्टैक्ट करना है, कॉन्टैक्ट पर्सन। वाई टू पार्टिसिपेट, क्यों पार्टिसिपेट करना है। नोटिस जो है एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट और स्टाइल में होता है। अप्रोप्रिएट हेडिंग दिया होना चाहिए, छोटा सा क्लैरिटी होनी चाहिए राइटिंग में, सारे कन्फ्यूज़न को वाइप आउट करने वाला हो, पहुँचने वाला हो, आंसर देने वाला हो। इट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, है ना। ड्राफ्टेड नीट एंड क्लीन मैनर, ये तो है ही। अब देखिए ये एक नोटिस हो गया, है ना। इसके अलावा भी वीडियो है, मतलब इसके अलावा भी एक सेपरेट वीडियो है, तो वो आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके सारे ही क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा यूनिट 3 के। और फिर मैं बता दूं, जो भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सैम्पल पैराग्राफ है वो इस बार स्पेशल मैथड पर पूछा जा सकता है, तो आप इग्नोर मत करिएगा। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हैव ए वेरी नाइस एंड फ्रूटफुल एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।